पहला समय में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर एक बार नजर डालें। पैंटालून फैशंस कल एक बड़ा फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। तकनीकी तौर पर चार्ट्स देखकर बताएं राकेश, क्या मौका है खरीदारी का? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये बड़ा फंड है जिसने 165 रुपए पर खरीदारी की है 47 लाख शेयरों की। अनिल जी, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि स्टॉक ने कल के अपने हाई से काफी रिट्रेस करा है, बट मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में एक बेस बन चुका है। स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। नए हाइस के अराउंड स्टॉक खड़ा हुआ है। नीचे में 164, 165 एक अच्छा बेस है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर हल्की सी गिरावट पर स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए और स्टॉक के जो ऑल टाइम हाइज हैं 209, 210 के, स्टॉक उसको क्रैक करके एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन एक बात बता दूं, 165 रुपए पर फ्रैंकलिन ने खरीदा, कल ऑलरेडी 183 पर बंद हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक में रनअप कल ऑलरेडी एक बार ये आ चुका, तो ये जरूर आपके ध्यान में जहन में होना चाहिए। तो जब आप पैंटालून में एक्शन लें तो वो जरूर ध्यान में रखें। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में संकेत बता दूं आपको किस तरह के आते हुए दिख रहे हैं। पहले नजर डालिए एशियाई बाजारों पर। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे, तो धीरे धीरे थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है। अब आइए आप शंघाई के बाजारों पर। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि 6% के आसपास की गिरावट हुई थी। शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाया वहां पर 19 एंटिटीज का। उसके बाद से मार्केट रिकवर हो रहा है। 1.5% नीचे से 0.25% रिकवर हो चुका है। हांगकांग के बाजार आधा 0.5% कमजोर थे, अब 1/4% कमजोर हो गए। तो पिछले 10 मिनटों में एशियाई बाजारों में लोअर लेवल से रिकवरी आ रही, तो हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी फिर उतना कमजोर न खुले जितना आपको यहां नजर आ रहा है, ये संकेत। और हम लगातार यही बात कर रहे थे कि अगर एशियाई बाजार और कमजोर न हो तो फिर दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं हम शुरुआत कैसी करने वाले हैं। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 20 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, 50 अंक ऊपर निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है इस वक्त। आइए स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर डालें नजर। टाटा पार 3% ऊपर है, महिंद्रा 2% ऊपर, पीएनबी में 1% के आसपास की तेजी। कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। आज बड़ा दिन है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। और अगर ये जो आज प्रपोजल है ये अगर पास हो जाता है कोटक महिंद्रा बैंक का एफआईपीबी में, तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनने की संभावना हो सकती है अगर ये प्रपोजल एफआईपीबी आज क्लियर कर दे। शायद स्टॉक पर जो अल्टीमेट रिएक्शन आना है इस खबर का वो सोमवार को आएगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद शायद 4:30 बजे ये मीटिंग शेड्यूल्ड है। तो देखना होगा किस तरह से स्टॉक दिन भर आज ट्रेड करता है। रुपए की शुरुआत हो चुकी है और मजबूत है। ये इंटरेस्टिंग लेवल है रुपए का। देखिए 63.50 के आसपास आकर रुपया हमेशा कमजोर होता था, वापस 64-64-25 की रेंज में जाने की कोशिश करता था। अब देखिए ग्रीस का संकट, ग्रीस के डिफॉल्ट होने के बावजूद करेंसी मार्केट में अच्छी मजबूती है। जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ग्रीस के चलते हुए रुपया 65 और 66 और उस रेंज में पहुंच जाएगा, इसके विपरीत आप देखिए रुपए में अच्छी तेजी होती दिख रही है। आज 63.50 के ऊपर जाकर रुपया जो मजबूत होता दिख रहा है, भले ही मजबूती 10 पैसे की है लेकिन ये काफी अहम है, काफी सिग्निफिकेंट है। तो आईटी शेयरों के लिए हर्षदा एक और बुरी बात कि रुपए में फिर से अब मजबूती होती दिख रही है। देखना होगा आईटी शेयर आज किस तरह का रिएक्शन देते हैं। फिलहाल तो 1% ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से सेटल होता है। टेक्निकली ये जरूर, जैसा राकेश भी कह रहे थे कि आईटी शेयरों में सेटअप थोड़ा अच्छा हुआ है, ओवरसोल्ड है और उस लिहाज से एक एक्शन थोड़ा पॉजिटिव साइड पर जरूर आता दिख रहा है। तो ये इस वक्त का रुझान है कुछ स्टॉक्स का जहां पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा है थोड़ी बहुत हरकत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ और काउंटर जो रेडार पर रहेंगे। और मैं कैपिटल गुड मेजर्स की बात करना चाहूंगी। एबीबी 600 करोड़ के निवेश के लिए बोर्ड अप्रूवल ले चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए एल&टी पर एंटीक ने एक रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया है। 1904 का वो टारगेट दे रहे हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, क्या एल&टी, एबीबी जैसे कैपिटल गुड शेयरों में खरीदारी करना ठीक है इस मार्केट में? जी, आई थिंक जहां पर इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं, जैसे हमने पावर सेक्टर में भी देखा, अभी ट्रांसमिशन की खासतौर पे यहाँ पर सरकार की जो रुख है, आई थिंक यहाँ पर पावर ग्रिड के अलावा दे वांट काफी बिड्स इन्वाइट करने का प्लान है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एल&टी में खास ट्रिगर जो है, जो बयान रिसेंटली आई है, यहाँ पर फाइनेंस कंपनी का जो एक आईपीओ का बात है, तो वैल्यू अनलॉकिंग हो गई, तो डेफिनेटली ट्रिगर्स ये सब सेक्टर्स में और इस कंपनीज में है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि यहाँ पर बाइंग जारी रहने की, और अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स पूरे सेक्टर में एक री रेटिंग हो रही है आई थिंक ओवरऑल। तो आई थिंक डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट एपेटाइट डेफिनेटली है और इन्वेस्टर्स को भी मैं ही सलाह दूंगा कोई भी गिरावट मिले तो ये सब काउंटर्स में एंट्री करें। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर नियर टर्म लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और स्टॉक छोटा है, ब्लिस जीवीएस फार्मा। ये फार्मा कंपनी है। अगर
राकेश, आप चार्ट देखकर बता सकें कि यहाँ पर क्या ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि $35 मिलियन का एक ऑर्डर मिल रहा है इन्हें केन्या से, इनकी ग्रुप कंपनी को। क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक में कोई तेजी का मौका बनता है? 8-9% ऊपर दिख रहा है शुरुआती टिक्स में। अनिल जी, चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव हैं स्टॉक के। एक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा हुआ है और नीचे में 124, 125 एक बेस है, और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, इमीडिएट जो इसके हाई थे 143, 144, वहां तक ये स्टॉक रैली ले सकता है। क्लियरली चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। अनिल जी, एक और स्टॉक BHEL, आप देखें तो टेक्निकली स्टॉक एक री रेटिंग पे लगता है, 255 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है 6 से 8 महीने में 325, 330 तक की रैली देखने को मिल सकती है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, नीचे से रिवर्सल है। और अगर आप वैसे देखें तो पिछली 2 तिमाही की जब नतीजे आए थे, नतीजे खराब थे, स्टॉक किसी भी शॉर्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है। स्टॉक ने काफी स्ट्रांग पैटर्न है, और BHEL को भी मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली BHEL में भी एक मौका है तेजी करने का। नेस्ले एक के बाद एक, आप देखिए तमाम जो इंटरनेशनल मार्केट से खबर आ रही है। पहले यूके ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मैगी के प्रोडक्ट में। आज कनेडियन गवर्नमेंट की ओर से वो अपडेट आया है कि उनकी जो फूड एजेंसी है कि उनको कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इनफैक्ट एक क्लीन चिट दिया है मैगी के, और स्टॉक आज कल तेजी में था, आज भी 1% के गेंस दिखा रहा है। क्या ये स्टॉक खरीदने में पैसा बनेगा राकेश? नहीं हर्षिता, मैं स्टॉक को खरीदने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है। नीचे से स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है, तो ऊपर में स्टॉक में काफी सप्लाई एरिया है। 6600 के अराउंड स्टॉक का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और स्टॉक काफी वोलाटाइल है। अगर हर्षिता इसी स्पेस में रहना है तो ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ब्रिटानिया FNO के अंदर भी उपलब्ध है, और एक अच्छा ब्रेकआउट ब्रिटानिया में देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है ब्रिटानिया में निचले स्तरों पर 2680, 2685 एक अच्छा सपोर्ट है, और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, इस जुलाई सीरीज में एक अच्छी रैली मेरे को लगता है देखने को मिल सकती है। ओके, तो जुलाई सीरीज में एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स। कहाँ आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं? एक्सपर्ट्स की सारी ट्रेडिंग कॉल्स कंपाइल करके हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं फिर से पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए तेजी या मंदी? जी, आज भी कल की तरह ज्यादातर एक्सपर्ट तेजी की राय दे रहे हैं। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। ट्रेडर बुकिंग के निशान जैन प्रॉम्प्टन 20 में यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस काउंटर में, और 4 से 5 दिनों में 175 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने की उम्मीद है। तो यहाँ पर तेजी करके चलने की राय, 5% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। दूसरे कॉल में भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। शेर खान के जय ठक्कर ने आइडिया में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 2 से 3 दिनों में 197 तक के लेवल्स, यानी कि करीब 10% तक का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, पहला कॉल रहेगा अदानी पोर्ट पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। नीचे में 300 रुपीज एक अच्छा बेस बना हुआ है, एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। 318 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है 4 से 5 दिन का व्यू बना के अदानी पोर्ट को बाय करना चाहिए। नीचे में 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है 335 से लेकर 338 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ट्रेडिंग कॉल है बाय कॉल DCB बैंक पर। मेरे को लगता है कि 1-2 दिन का भी बना के इसको बाय किया जा सकता है 127.50 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 137 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू राकेश। आखिरी कॉल में मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष साना टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर सुझा रहे हैं, और ये स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड एरिया में है, और जिसका कि 463 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से एक तेजी दिखने का अनुमान है। 515 तक का टारगेट यहाँ पर लगा के चलने की राय। अगले 2 से 3 दिनों में 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं आज की ट्रेड के लिए। हमारे साथ हमारे जानकार बने हुए हैं, और एक और स्टॉक जिस पर मैं आपकी राय सुमित लेना चाहूंगी वो है बॉश का। नया एंट्रेंट ऑफ कोर्स इन बिग बॉय एक्सचेंजेस में निफ्टी का नया खिलाड़ी बना है ऑफ कोर्स, और उसके बाद हमने देखा है काफी तेजी की पोजीशंस आई हैं। वायदे बाजार में कल करीब 3.5% से ज्यादा के गेन्स देखे गए। क्या आप तेजी की पोजीशन और ऐड करने की सलाह दे रहे हैं?
ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में अच्छा खासा मूव देखा गया है। नीचे में स्टॉक ने 19670 या 19650 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले लिया है और अब ऊपर में ये 23,000 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली स्टॉक के अंदर 23,800 एंड 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक वापस 27,000 से 28,000 तक के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। सो प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से जब तक ये अभी 22,500 के नीचे नहीं जाता है, इसमें एक बार इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में इमीडिएटली टारगेट्स देखने को मिलेंगे 23,800 एंड क्लोजिंग अबाउट 23,800। इसमें फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा जिसके अंदर स्टॉक 25,000 से 27,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए स्टॉक के अंदर। प्रेजेंट लेवल्स पे भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके सुमित, एक और स्पेस जो कल बड़ी एक्शन में थी NBFC, ये सारी कंपनियां वायदा कारोबार में, आप देखिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 6% ऊपर था, M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, बाकी स्टॉक्स भी सारे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सब SKS। कहीं कोई खरीदारी के मौके अब भी बचे हैं कल की तेजी के बाद? जी बिल्कुल अनिल जी, बचे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस स्टॉक जो एक है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हमने 50 से 60 रुपए का मूव देखा हुआ है, बट प्रेजेंटली ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के अंदर जो 230 से 280 तक का मूव देखने को मिला है, उसी के बाद 280 का जो ब्रेकआउट है उसके बाद वापस सेम मूव देखने को मिल सकता है। यानी इन शॉर्ट हमको ऐसा लग रहा है कि ऊपर में स्टॉक 320 से 325 के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएटली जो इसके अंदर सपोर्ट बन रहा है वो 274 या 272 लेवल्स के आसपास बन रहा है और ऊपर में जैसे ही ये 288 ब्रेक करेगा तो 315 से 320 के लेवल्स देखे जाएंगे। दूसरा एक स्टॉक L&T फाइनेंस, ये स्टॉक के अंदर जनरली हमको मूव देखने को नहीं मिलता है। लोगों ने इस स्टॉक को समझ लिया है कि 5 से 7 रुपए की मूवमेंट के अंदर ही चलने वाला है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। लास्ट 5 दिन से ये स्टॉक 60 रुपए से ऊपर में 68 के लेवल्स दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर इसमें 70 का मूव के ऊपर ब्रेकआउट आया तो ऊपर के अंदर हमको 10 से 15 रुपए की और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक 200 DMA के ऊपर क्लोज भी दे रहा है, अब इसको 70 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है। जैसे ही स्टॉक 70 के ऊपर क्लोज देगा तो स्टॉक के अंदर बड़ा मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और L&T फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं। ओके, तो NBFCs में अपॉर्चुनिटी है तेजी की। और एक NBFC जिसमें खबरें हैं वो है दीवान हाउसिंग। इनकी जो ग्रुप कंपनी है अर्थवेद, वो फंड्स रेज करने वाली और फोकस इनका अफोर्डेबल हाउसिंग पर ही है, वहां पर निवेश बढ़ाना चाहते हैं। कितना फायदा आपको लगता है कि दीवान हाउसिंग के शेयर में इसका दिखेगा मिस्टर सुब्रमण्यम? नहीं, अगर हम डेफिनेटली इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट तो आएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल दीवान हाउसिंग का ही अगर वैल्यूएशन देखें कि बाकी हाउसिंग फाइनेंस की तुलना में ये अभी भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में, तो उसी के बेसिस पे ही भी यहाँ पर बाइंग आ सकती है। और आज की जो खबर है यहाँ पर फंड रेसिंग है, तो इसके चलते ऑब्वियसली एक डेफिनेटली बूस्ट है। तो आई थिंक ओवरऑल इस सेक्टर में वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स है दीवान हाउसिंग, एंड आई थिंक आने वाले टाइम पे भी आई थिंक अच्छे परफॉर्मेंस आने की संभावना है। ओके, तो आगे और भी अच्छी परफॉर्मेंस आने की पूरी उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है। ऑटो कंपनियां जहां पर हमने देखा एक बहुत ही मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखा गया है। टेक्निकली अगर आपने 2 व्हीलर्स में आज कोई ट्रेड करना है, लेना है, क्या आपकी टॉप पिक रहेगी इस समय राकेश, क्योंकि अब नंबर्स तो सारे आ चुके हैं? देखिए हर्षिता, टॉप पिक तो टीवीएस मोटर रहेगा। काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में गैप अप ओपनिंग देखी थी और जो ये कल जो ब्रेकआउट हुआ था, ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। ऊपर में 272, 273 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हर्षिता, हीरो मोटर पे भी नजर रखनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है। कल 2528 की क्लोजिंग थी। निचले स्तरों पर 2490 से लेकर 2500 के अराउंड एक अच्छा बेस बन रहा है। यहां पर एक डबल बॉटम बना हुआ है। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को लॉन्ग करना हो तो 2490 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटर कॉप को लॉन्ग किया जा सकता है। इसके अंदर भी एक रैली बन सकती है 2630, 2640 तक की। ओके, तो हीरो मोटर कॉप इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ, जबकि वैसे पूरे अगर ऑटो स्पेस में देखें तो शायद सबसे कमजोर नंबर हीरो मोटो के थे। सुब्रमण्यम साहब, क्या कहेंगे आप? बाकी कंपनी ने इतने खराब नंबर्स नहीं दिए, सिर्फ हीरो मोटो ऐसा था जिसकी ग्रोथ एकदम फ्लैट थी। तो फंडामेंटली क्या आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए?
आई थिंक नियर टर्म डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस रहने की पूरी संभावना है, लेकिन इस सेक्टर में मेरा जो आई थिंक जो काफी अट्रैक्टिव वो है बजाज ऑटो। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की जो बयान आई है, आई थिंक क्वार्टर वाइज बहुत ही अच्छी यहाँ पर सुधार देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रहने की संभावना है, और खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में जहां पर बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, आई थिंक वो भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये प्रिफर्ड बेट आई थिंक उभर के आ रहा है टू व्हीलर स्पेस में आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो चलिए, भारतीय बाजार हर निशान में खुल सकते हैं और इसकी एक क्रेडिट शंघाई को भी जानी चाहिए। अब सिर्फ 3% कमजोर बचा है, तो 3% की रिकवरी चाइना के बाजारों में नीचे से आती हुई दिखती है। जितना मुंह हम पूरे हफ्ते में दिखाते हैं, चाइना के बाजार घंटे 2 घंटे में वो पूरा दिखा देते हैं। तो पूरी तरह से 6% की तेज गिरावट के बाद चाइना के बाजार शंघाई नीचे से जबरदस्त रिकवरी दिखाने के मूड में। और हमारा प्री ओपनिंग सेशन बता रहा है कि मिड कैप शेयरों की तेजी बरकरार रहेगी। 1/4% मजबूत मिड कैप इंडेक्स है और बैंक निफ्टी उतना ही कमजोर है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि दिग्गजों में शायद दबाव दिखे, जो हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी से दिग्गजों में डायरेक्शन लीजिए और छोटे शेयरों में एक्शन तेजी की तरफ रह सकता है। ल्यूपिन 1.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर 1.5% के साथ। और एक क्विक चेक सुमित आपसे, इंडसइंड बैंक पर 855-56 के आसपास शुरुआत और 1.5% नीचे, क्या ट्रेड लेंगे आप? अनिल जी, ओवरऑल मुझे बैंकिंग में सारे स्टॉक मजबूती लग रहे हैं। जहां तक स्पेशली इंडसइंड बैंक का सवाल है, इतनी बड़ी रनअप के बाद हो सकता है अगर 850 के नीचे अगर आ जाता है तो शायद एक फॉल देखने मिले। फॉल के अंदर, फॉल से मेरा मतलब है 20-30 रुपए का करेक्शन, उससे बड़ा फॉल नहीं, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक में मजबूती दिख रही है। 888 के ऊपर जैसे ही जाएगा स्टॉक, तो ये स्टॉक के अंदर 950 से 1000 रुपए के लेवल्स टच करने की क्षमता बन जाएगी। सो इसका एक लेवल ध्यान रखें, 888 ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट 850। अगर 850 ब्रेक करता है तो नीचे में 830 तक मिलेगा। वहां पर भी मेरा जो ट्रेंड रहेगा वो बाय का ही रहेगा। तो अगर डिप मिले और उसमें बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फाइनल रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 888 का रहेगा। उसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट 950 से 1000 रुपए। सो ओवरऑल स्टॉक के अंदर लॉन्ग ही इनिशिएट करना चाहिए। ओके, तो बस ये तैयारी करें आप बाजारों में खुलने के बाद। 5 पॉइंट नीचे दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स 25 अंक ऊपर। ये है संकेत प्री ओपनिंग सेशन के। भारतीय बाजारों में पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। देखते हैं क्या एशिया की रिकवरी का फायदा मिलेगा हमें। जी हाँ, और पहली टिक के तौर पर अगर आप देखें तो 2 अंक नीचे सेंसेक्स, 7 अंक नीचे निफ्टी। एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है लाल निशान के साथ। ल्यूपिन टॉप गेनर 1.5% की मजबूती के साथ, जहां पर साफ तौर पर बायोकॉम खरीदने की खबर और बार्कलेस की बाय रेटिंग दोनों ही काम करती हुई दिख रही है। भेल 0.5% मजबूत है, ओएनजीसी 0.5% मजबूत है। कुछ सरकारी कंपनियां यहां पर फायदा करती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में 0.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है, तो थोड़ी सी गैप से ये ओपन होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक्स हैं पॉजिटिव साइड पर। एक्सेलटेक 1% नीचे, विप्रो में 0.5% की कमजोरी, लीवर 0.5% कमजोर है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोरी की तरफ एक्शन दिखाते हुए, और कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में। कल के लो पॉइंट के आसपास आ चुका है। निफ्टी 10 अंक नीचे और सेंसेक्स 30 अंक नीचे है। आइए वायदा कारोबार में। ल्यूपिन 2% के गेन के साथ टॉप गेनर है इस वक्त। फेडरल बैंक में 0.25% की तेजी। रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव खबरें आती दिख रही, 3500 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान की, और उसके बाद स्टॉक में 1.25% की मजबूती। बजाज ऑटो सुब्रमण्यम साहब को पसंद था, 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिखा है। भेल पसंद था राकेश को, यहां पर 0.5% के आसपास की तेजी के साथ शुरुआत हो रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में कल की तेजी आगे बढ़ती हुई। आईओसी 1.25% मजबूत है। दीवान हाउसिंग यहां पर 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है? जेपी पावर 1.5% नीचे, कमजोर शेयर ही कमजोर है। जस्ट डायल एकमात्र स्टॉक है जो 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। बाजार एकदम स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एकदम कल के लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मिड कैप शेयरों को, यहां पर 1/4% से ज्यादा की मजबूती बन चुकी है। हर्षदा, कौन से और स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? अनिल, इंडेक्स में हमने देखा है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रुझान देखा गया है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर रनअवे मूव्स देखे गए हैं। जीएसएफसी करीब 2% ऊपर, 10,000 करोड़ के निवेश का यहां पर डिटेल निकल कर आया, तो स्टॉक में लगभग 2% तक की तेजी देखने को मिली है। जुबलेंट फूड आपके लिए हाजिर करेंगे, काउंटर 0.5% ही ऊपर है, तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का ज्यादा फायदा यहां पर नहीं आता दिख रहा है। पैंटलून फैशन एंड रिटेल जहां पर हमने देखा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 165 पर खरीदारी की है, तो स्टॉक देखिए करीब 2% ऊपर 185 पर ट्रेड कर रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी आपके लिए हाजिर करते हैं। इनकी जो सब्सिडरी है अर्थवेद, वो फंड रेज करने वाली है और अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसे लगाने की पूरी तैयारी इनकी। 2% तक के गेन्स इधर देखने को मिले हैं। ये कुछ काउंटर्स है जहां पर शुरुआत अच्छी रही है। डेन नेटवर्क्स आपके लिए हाजिर करेंगे, क्योंकि आज एफआईपीबी की बैठक में डेन नेटवर्क्स हैथवे केबल की एफआईआई निवेश की सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा होगी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इधर आप देखिए डेन नेटवर्क्स लगभग 1% तक के गेन्स दिखाता हुआ कारोबार के खुलते ही। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां
पर हमने देखा है थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है। टीवीएस मोटर जैसे आप मेंशन कर रहे थे, वहां पर तेजी का मूव है। एनबीसीसी और लगातार इस स्टॉक में हमने देखा है काफी खरीदारी हो रही है। आज 992 पर ट्रेड कर रहा है। ओवर द वीक आप देखिए 7% तक के गेन्स देखने को मिले हैं, तो ये काउंटर एक परफॉर्मेंस साबित जरूर हो रहा है। इसके अलावा एमटेक ऑटो में खरीदारी है। ऑरबिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती हुई। बजाज फिनसर्व काफी दिनों बाद 1% के गेन्स खुलते ही दिखा रहा है, तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है तेजी की हरकत जरूर आई है। इंटरेस्ट लोगों ने खरीदारी का लिया है। और मिड कैप बैंक्स में फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस अब आती हुई 2% ऊपर वो काउंटर। क्या बाकी मिड कैप बैंक्स में भी यही हाल है? आपके लिए हाजिर करते हैं, देखते हैं यूको बैंक, देना बैंक, वहां पर क्या मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन बैंक बहुत ही माइल्ड गेन्स दिखाता हुआ, यूको बैंक में आधे % से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। फेडरल बैंक इस समय का आउट परफॉर्मर साफ तौर से है। तो शुरुआत बुरी नहीं है हर्षदा, जिस तरह से एशियाई बाजार खराब होते हुए दिख रहे हैं उसको देखते हुए लगातार चौथा दिन है हमारी आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। और आखिरी मिनटों में जिस तरह से चाइना में रिकवरी आती हुई दिख रही है उसका फायदा भारतीय बाजार उठाते हुए दिख रहे हैं। तो आज एफआईपीबी की बैठक में जो तीनों कैंडिडेट है तीनों हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, हैथवे और डेन नेटवर्क की 3 स्टॉक शामिल है। ब्लिस जीवीएस फार्मा अब 14% चढ़ चुका है। $30 मिलियन का ऑर्डर मिला है केन्या से। और स्टॉक में देखिए वॉल्यूम पर एक बार नजर डाल लीजिए आप, 2 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है एनएससी पर। और अब मिनट हुए 4 और वॉल्यूम्स है सिर्फ 8,63,000 शेयरों का। वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ सिर्फ एनएससी पे है, बीएससी का तो अभी तक वॉल्यूम हमने गिना नहीं है। तो आप देखिए कितना भारी भरकम। इसका मतलब हर्षदा एक ये साफ दिख रहा है कि लोगों को ट्रेडिंग के मौके चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जहां थोड़ी सी खबर हो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ किस तरह का एक्शन आता है। पर अनिल, आई एम नॉट श्योर कि ब्लिस फार्मा यहां से आगे और किस तरह की तेजी दिखाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली रेडार पर रहता नहीं है शेयर। वॉल्यूम हमने देखा है 10 डे एवरेज का 2 लाख का है। मिस्टर सुब्रमण्यम, कोई इनपुट ब्लिस जीवीएस फार्मा पर आज 15% ऊपर, इनफैक्ट अब 13% के गेन्स देखे जा रहे हैं। अच्छा, आई थिंक ब्रॉडली एक्चुअली हमारे कवरेज में नहीं, लेकिन जो भी इनकी फाइनेंशियल्स है काफी स्ट्रांग है और खास करके एक्सपोर्ट मार्केट्स में साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में अच्छा खासा प्रेजेंस है और बहुत निश प्रेजेंस है इनका। और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो भी आज की जो ऑर्डर के पीछे इनके जो बढ़त आई है, आई थिंक साफ तौर पर यहाँ पर एक अच्छा खासा री रेटिंग है। तो आई थिंक ये जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रही है ये बरकरार रहने की पूरी संभावना है। और डेफिनेटली एक इस स्पेस में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आई थिंक ये काफी प्रॉमिसिंग स्टॉक है और या इस लेवल से शायद और थोड़ी बहुत और रेटिंग होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट इसका मार्केट कैप अनिल 1500 करोड़ से ज्यादा का है। तो कुछ एक्शन है ऑफ कोर्स इस पर और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ओवर द इयर्स क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह का मुनाफा कंपनी पेश करती आई है और प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, उस पर हम कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे जरूर कार्यक्रम में आगे। और लेकिन कुछ और काउंटर्स पर अगर आप ध्यान दें जिनमें हमने देखा है एक्शन ज्यादा है। अब हेवी वेट्स में लुपिन आउट परफॉर्म कर रहा है 1907 पर। क्या एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट करना ठीक है इसमें राकेश? बिल्कुल हर्षिता, काफी बेहतरीन इसका चार्ट पैटर्न है और आज के सत्र में देखें तो 2 दिन पुरानी करेक्शन खत्म हो रही है। स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है, 2085 2100 तक की रैली बन सकती है। अगर किसी का इमीडिएटली शॉर्ट टर्म नजरिया, 1-2 दिन का नजरिया, तो मेरा ऐसा मानना है 1860 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1860 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी करें, लेकिन इस बीच तेजी बाजार में होती हुई दिख रही है अब 50 अंक ऊपर। डिसिजनली ऐसा लग रहा है 5 मिनट की शुरुआती उठापटक या यूं कहें कि जोर आजमाइश के बाद अब ऐसा लग रहा है तेजी करने वाले ट्रेडर्स भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और 8450 के ऊपर निफ्टी निकला है, 28,000 पर सेंसेक्स आ चुका है, दिन के हाई पॉइंट पर दोनों इंडेक्स है। और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 0.5% की मजबूती। तो हम सुबह से जो कह रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स चलेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा, यहां पर खरीदारी होगी। देखिए 700 शेयर ऐसे हैं इस वक्त जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ 300 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स जहां पर एक्शन साफ तौर पर दिग्गजों में है, फार्मा स्पेस बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। लुपिन 2% की मजबूती के साथ 1910 का लेवल है। सुमित, आगे क्या लेवल्स बनेंगे यहां पर? अनिल जी, लुपिन के अंदर एक फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो है 1930 रुपए के आसपास। जैसे इसके ऊपर ये ब्रेक मिल जाएगा तो इसके अंदर हमको 100 रुपए की तेजी इजीली देखने मिलेगी। मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है
थोड़ा सा अगर 20 रुपए का वेट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ये 20 रुपए यहाँ से और ऊपर बढ़ जाए तो इसके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा और वो कन्विक्शन के टाइम पे हम अगर बाय करेंगे तो हमारा रिस्क हमेशा कम हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टॉक को जैसे ही ब्रेकआउट आता है बाय करेंगे तो इमीडिएटली इंट्राडे में हमको 50 रुपए का मूव लुपिन के अंदर देखने को मिल सकता है और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 2050 से 2100 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे लुपिन के अंदर। ओके, मैं फिर से ब्लिस फार्मा पर एक चेक लेना चाहूंगी। वो स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा है इस समय? 13% की बढ़त 15% अब भागा है। अब आपको कुछ फाइनेंशियल दे दे जो हमने देखे हैं। जैसे हम आपको पहले मैं बता रहे थे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 1500 करोड़ से ज्यादा का है और एनुअल नंबर्स मैंने एक क्विक चेक लिया है उस पर, और पिछले 3 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट का आंकड़ा रहा है एन्युअली, सालाना प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है और एनुअल रेवेन्यू जो एवरेज है पिछले 3 सालों का वो 300-325 करोड़ का है। स्टॉक देखिए आज 16% ऊपर, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला है उसके चलते ये भागा है। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पर राकेश बताइए क्या आगे पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? जो भी फायदा हाथ लग रहा है इस समय वो घर ले जाए या फिर टिके रहे स्टॉक में? नहीं हर्षिता, मेरा सब मानना है टिके रहना चाहिए। पहले भी मैंने 142, 143 की रैली बोली थी, उन लेवल्स को ब्रीच करा है। वो एक इमीडिएट हाई से स्ट्रांग सप्लाई एरिया था। अब मुझे लगता है 135, 140 एक बेस बन गया है और जिस तरीके से आज वॉल्यूम है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यहां से भी फर्दर इजाफा देखने को मिल सकता है। ओके, यहां से भी और तेजी बन सकती है इस स्टॉक में, ये राय आती साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक भी डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है। और सुमित ये बताएं कि फिर क्या यहां से भी और तेजी बन सकती है? 1450 को पार किया इस स्टॉक ने, मेरे ख्याल से ये इसके हाई लेवल्स ही है जहां तक मेरा अंदाजा है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सेम वैसे मूवमेंट दे रहा है स्टॉक। मेरे हिसाब से जैसे ही फाइनल लेवल 1470 का ब्रेक करेगा स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम देखा जाएगा और जिस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा। सो आई थिंक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं बिल्कुल प्रेजेंट लेवल्स पे। सिर्फ खाली इतना ध्यान रखना है कि स्टॉक वापस नीचे में 1390 या इसके नीचे नहीं जाए। ऊपर में जैसे ही 1470 ब्रेक करेगा तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 1580 से 1600 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। सो आई थिंक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है स्टॉक पे। तेजी करके चले, ये राय आती हुई। वक्त है आप तीनों से विदा लेने का। समित और साथ ही सुब्रमण्यम साहब आपका शुक्रिया, राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, शानदार खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। वीकेंड सेशन, ग्रीस का संडे का रेफरेंडम, लेकिन बाजार को कोई चिंता नहीं, न चाइना की गिरावट की न ग्रीस के रेफरेंडम की, और बाजार मजबूती के साथ ऊपर बढ़ते हुए। कल की थोड़ी सी जो ठहराव हुई उसके बाद फिर से मोमेंटम मजबूत होता दिख रहा है। 28,000 के पार सेंसेक्स पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फंड मैनेजर्स की राय लेकर आएंगे आपके लिए। कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की रितु गंगराड़े अरोड़ा जुड़ेंगी हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। $28,000 के पार सेंसेक्स और 8450 के ऊपर निफ्टी। तेजी अच्छी होती दिख रही है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। बैंक निफ्टी की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है अब खरीदारी का 1/4% की मजबूती के साथ। तो ये सारे एक्शन में दिख रहे हैं इंडाइसेस, लेकिन बाजार के आगे के डायरेक्शन और रुझान पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले एक राय दुनिया भर के बाजारों पर ही लेना चाहता हूं, क्योंकि एक्शन सारा वहीं हो रहा है, आधा ग्रीस में आधा चाइना में। दोनों बाजारों में जो भारी भरकम उतार चढ़ाव, इतना न्यूज फ्लो है, कैसे देख रही हैं आप, कैसे पढ़ रही हैं इसे, और इसका क्या असर हमारे बाजारों पर होगा? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। ग्रीस की कहानी मुझे लगता है अगले कुछ दिन मार्केट्स में उतार चढ़ाव लाती रहेगी। रेफरेंडम में क्या होता है, देश क्या चुनाव करता है, बट अगर हम देखें एक इमोशनल लेवल पे जरूर इम्पैक्ट करती है और यूरोपियन यूनियन में वो रहते हैं या निकलते हैं इससे फर्क तो पड़ता है, बट एक सीमित फर्क पड़ता है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के मद्देनजर देखें, करीब 2% ही ग्रीस का डेट है यूरो जोन के डेट में देखें, और काफी हद तक ये बैंक्स एंड ECB होल्ड करते हैं, अब निवेशकों के हाथ में नहीं है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स पे, इंडियन कंपनीज का एक्सपोजर भी लिमिटेड है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा, बट एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत हद तक सीमित रहेगा। ये RBI ने भी क्लैरिफाई किया था अभी हाल में।
जहां तक चाइना का सवाल है, बहुत आउट परफॉर्मिंग मार्केट था तो एक करेक्शन आया है, कंसोलिडेशन आया है। ये इंडियन मार्केट्स के लिए तो अच्छा ही है। बीच में हमने देखा था कि इंडियन इक्विटी से पैसा निकलकर FII चाइना हांगकांग में ले जा रहे थे, तो मुझे लगता है ये गति अब थम जाएगी और इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा। आपने इनफैक्ट चाइना हांगकांग की बात की, जिस तरह से चाइनीज मार्केट में हर रोज इतनी ज्यादा उथल पथल और आज फिर वो मार्केट करीब 5 से 6% टूटा है, क्या उसका फायदा भारत को मिल पाएगा? क्या जो फ्लोज भारत से निकले थे चाइना के IPO मार्केट में पैसा लगाने के लिए, वो अब लौटेंगे? पिछले कुछ दिनों में तो हमारे FII फ्लोज पॉजिटिव ही रहे हैं, गति अच्छी है, तो मुझे लगता है वो बनी रहेगी। चाइनीज मार्केट में कुछ समय तक अनसर्टेनिटी रहेगी, बहुत कोशिश है वहां पे इकोनॉमी को रिवाइव करने की, हमने रेट कट भी देखे हाल में, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई नतीजे आने वाले हैं। और ये इंडिया के निवेशकों के लिए और FII जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है पैसा इंडिया की तरफ रुझान रखेगा। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है ऋतु जी, एक जो बड़ी दिक्कत थी मॉनसून को लेकर, क्या ये मानना ठीक है कि मॉनसून की चिंताएं खत्म हो गई, या फिर ये कहेंगे कि सिर्फ कम हुई है, फाइनल मॉनसून को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, और आप फिर कैसे अप्रोच कर रही हैं उस लिहाज से इस फैक्टर को? जितनी चिंता का माहौल बन गया था मॉनसून को लेकर, मुझे लगता है अब वो नहीं रहा है। मुझे काफी आश्वस्त हूं जिस तरह से जून का मॉनसून रहा है, पर जब तक कि पूरा सीजन प्ले आउट नहीं होता कहना मुश्किल है। पर अब इतनी चिंता, मैं मॉनसून को अपनी बड़ी चिंताओं में गिनना छोड़ चुकी हूं, और मुझे लगता है ठीक ही है। और फिर ऐसे में क्या यहाँ से ये कहना ठीक होगा ऋतु जी कि अगर ये मार्केट में आपको डिप्स मिले, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 8,000 तक के लेवल्स भी बाजार ने दिखाए, तो इन मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। ये मौके हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के, और फंड्स भी वही कर रहे हैं, अग्रेसिव तेजी कर रहे हैं। ऐसे मौकों को देख रिटेल निवेशक भी शायद वही रवैया अपनाएं। निस्संदेह यही करना चाहिए। हम बहुत बुलिश हैं इंडिया के लिए, अगले कुछ क्वार्टर्स दिक्कत वाले बने रहेंगे, बहुत शार्प मूवमेंट रहेगा, बट हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम देखें पिछले महीने DIIs सबसे बड़े निवेशक भी रहे हैं, DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे बड़े निवेशक रहे हैं। मुझे लगता है रिटेल का पैसा भी आता रहा है, जो कि हम इंश्योरेंस बिजनेस और म्यूचुअल फंड्स दोनों में ही देख रहे हैं। और हर अपॉर्चुनिटी है, बट सिलेक्टिव स्टॉक चूज करना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट पर एक व्यू बनाएं, क्योंकि मार्केट अगर आप 3 महीने में भी देखें तो -2% करीब है, बट स्टॉक्स में बहुत शार्प मूवमेंट है। तो एक जिन स्टॉक्स में अच्छी अर्निंग ग्रोथ दिख रही है या पोटेंशियल है, ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी है, ब्रांड स्ट्रांग है, उनमें निवेश करने से काफी अच्छा पैसा मुझे लगता है अगले 3 सालों में बनना चाहिए। और कौन से सेक्टर से जहां पर आप अब इन लेवल्स पर ओवरवेट रहेंगी, या फिर आपको लगता है 8,500 का लेवल वो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है और फिर खरीदारी करने के लिए थोड़ा और इंतजार कर लेना ठीक रहेगा? अगर आप मार्केट की नजर से देखें तो हम करीब 16 टाइम्स FI16 हैं, जो कि बहुत सस्ता नहीं तो बहुत महंगा भी नहीं है। तो एक मार्केट पे व्यू बनाने की बजाय मुझे लगता है निवेशकों को स्टॉक्स पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो काफी अट्रैक्टिव हैं आज की तारीख में। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत चल गए हैं, कुछ काफी अट्रैक्टिव हैं, कुछ में अर्निंग्स इंप्रूव होने की आशा है। तो ये एक मार्केट पे व्यू लेने की जगह स्टॉक्स पे व्यू लेने वाला मार्केट है, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिटर्न्स भी उतने ज्यादा बनने की आशा है। उस पर बात तो करती है नहीं, लेकिन ऋतु जी सेक्टोरली कहां पर आपको लग रहा है अब अर्निंग्स थोड़ी सी बेहतर रहेंगी? परहैप्स इस पहले तिमाही से नहीं, लेकिन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो टर्न देखने को मिलेगा, और उस लिहाज से आपने फिर कुछ सेक्टर्स से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए, तो हमें सेक्टर्स ही बता दीजिए जहां पर आपको लग रहा है एक्शन लौटेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं, महंगे हैं, नए निवेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ पर भी अर्निंग्स ग्रोथ के लाइन पे रिटर्न बनते रहने चाहिए। PSU बैंक्स अट्रैक्टिव हैं, पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, पर निवेश मैं अभी कुछ समय और स्थगित रखूंगी, क्योंकि वहां पर अभी भी दिक्कतें जो थी बरकरार हैं। इसके अलावा मुझे ऑटोमोबाइल्स सेक्टर पसंद है,
कैप गुड्स सिलेक्टिवली पसंद है, ऑटो एंक्स पसंद है। आईटी पर अब मैं अंडरवेट हो गई हूं क्योंकि ऑर्डर बुक काफी धीमी हो गई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बहुत अंडरवेट नहीं, पर आईटी पर थोड़ा सा अंडरवेट बनाया है। फार्मा कंजम्पशन मुझे पसंद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये सेक्टर्स अभी भी अच्छे हैं निवेश के लिए। ओके, तो ये सारे सेक्टर्स हैं निवेश के लिए बेहतरीन। शुक्रिया ऋतु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार है बेहद मजबूत, 115 अंकों पर सेंसेक्स पर और 30 अंकों पर निफ्टी पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो जबरदस्त तेजी है उसमें आप ये जरूर जानना चाहते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स आपको चुनने चाहिए, और सीएनबीसी आवाज पर हम हमेशा आपको सटीक सलाह देते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि ऐसी वैल्यू पिक्स के बारे में जिनमें आप निवेश करके जोरदार कमाई कर सकते हैं, और ऐसी आज एक और पिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो कल हमने हमारे रात के शो में आपको दिखाई थी। देखते हैं कहां है आपके लिए निवेश के मौके। डीडी शर्मा की बेहतरीन वैल्यू पिक। मेरा पिक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरीज के क्षेत्र में पायनियर है और मार्केट लीडर है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके पास है। ये ऑटो सेगमेंट में भी है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है, और लगातार ये अपना मार्केट शेयर डिफेंड करती आ रही है। और अभी और फर्दर चूंकि अब देखेंगे कि आप ऑटो में भी सेकंड हाफ से रिकवरी आ रही है और ओवरऑल इकोनॉमी में भी मैं समझता हूं रिकवरी चालू हो गई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे जाकर के पिकअप होगी, और उसके चलते ऑटो बैटरियों की और इंडस्ट्रियल बैटरियों की दोनों तरह की बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है। और इसलिए कंपनी ने जो है 800 करोड़ का एक्सपांशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम हाथ में लिया है, जिसके चलते ये कैपेसिटी भी बढ़ाएगी और अपनी बैटरियों की क्वालिटी और रेंज है वो भी बढ़ाएगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आती रहेगी। FY17 में मेरा टारगेट है 10 रुपए से ऊपर की इसकी अर्निंग आएगी, और उसके चलते 200 रुपए तो इसका कोर बिजनेस से भाव आएगा। 20 से 25 रुपए वैल्यूएशन इसका हो जाएगा जो इसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है एक्साइड लाइफ के नाम से उसका। तो करीब 12 महीने में मेरा टारगेट है कि ये 225 तक का टारगेट जो है आपको दिखा सकता है। चलिए, 225 तक का टारगेट एक्साइड इंडस्ट्रीज शर्मा जी की टॉप पिक। और स्टॉक में आज देखिए करीब 2% की तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम पिकअप भी अच्छा खासा इस शेयर में दिखाई दे रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सभी की नजरें हैं ग्रीस के संकट पर। FIIs कितना सीरियसली ले रहे हैं फ्लोज के लिहाज से उस इशू को, और भारत पर क्या नजरिया है FIIs का, इस पर हम लेकर आएंगे एक बहुत ही रोमांचक आवाज। हीलियस कैपिटल के समीर अरोरा बताएंगे क्या रुझान है भारतीय मार्केट का, और यहां से आगे कितना एक्शन देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स में भी। ब्रेक के बाद और बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है बाजार। 8,480 का लेवल जो निफ्टी पर है वो लगातार चौथी बार है जब हम इन लेवल्स के आसपास पहुंचे हैं। 125 पॉइंट की मजबूती सेंसेक्स में 28,000 के पार निकलकर टिकता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेजी का माहौल बरकरार है और बैंक निफ्टी पिछले कुछ मिनटों से काफी बेहतर, काफी मजबूत होता हुआ दिखा है। तो बड़े डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट्स में होते हुए दिख रहे हैं, रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। और दुनिया भर के बाजारों में जो एक्शन हो रहा है उसका क्या मतलब निकाला जाए, हिंदुस्तान के बाजारों के डायरेक्शन आगे क्या रहेगी, कितनी चैलेंजेस हैं, कितनी तेजी है और किस तरह से बाजार आगे चल सकते हैं, ये राय लेते हैं। हमारे साथ हेलिस कैपिटल के समीर अरोरा जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। समीर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 2 हफ्तों से आप जिस तरह से दुनिया भर के ऐसे देशों में घूम के आए जहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा हैं, स्पेन, इटली, ये आपके रडार पर थे, लेकिन ये बताएं कि ग्रीस जहां दिक्कतें सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्या होगा ग्रीस का और ग्रीस का क्या असर हम पर होगा? पहले मुझे लगता है कि ग्रीस जो है वो यस वोट करेगा। ये मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी कर दिया था सबसे पहले, बिकॉज मुझे पता था एंड में सब यही करेंगे। बिकॉज आप सोचिए कि अगर किसी के अपने बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते, वो उस समय ये सोचेगा कि मेरे ये पैसे मेरे हाथ में आए, या ये सोचेगा कि 10 साल बाद मैं अर्ली रिटायर होऊंगा कि लेट रिटायर होऊंगा। तो इफेक्टिवली आपने रिवर्स ब्लैकमेल कर दिया उनको। एक होता है कि जैसे आप वोट खरीदने के लिए पैसे दें, इसमें इफेक्टिवली हो गया है कि अगर आप वोट नहीं देंगे इन फेवर, तो ये पैसे आपके गए या अटक गए या बहुत सालों तक आपको नहीं मिलेंगे या अपनी अपनी करेंसी में मिलेंगे। सो आई वुड थिंक एनीबडी हु हैज मनी इन द बैंक, और वो मनी उसकी अपनी लाइफ के अपने उसके सक्सेस होने और उसके अपनी वेल्थ के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मनी होगा, इन द सेंस कि जो बेचारा गरीब है उसके कम पैसे होंगे, जो ज्यादा है उसके ज्यादा होंगे। ऑफकोर्स जो बहुत अमीर है वो शायद सारे निकाल चुके हों या 90% पैसे पहले ही निकाल के उन्होंने अब्रॉड भेज दिए हों। बट ब्रॉडली स्पीकिंग
a person will not be able to think beyond his bank balance, because उसके बगैर वो कैसे आगे का सोचे 10 साल और 20 साल का, अगर उसकी पुरानी वेल्थ सारी अटक गई है, पुरानी सेविंग्स अटक गई है। तो एंड आजकल अगर हम देखें 2 दिन से तो जो पोल्स भी आ रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि यस वोट की तरफ होगा। तो उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट विल मोर और लेस हैव टू रिजाइन, द ग्रीक गवर्नमेंट, and Euro will be and the ECB and all will be willing, and IMF will be willing to support Greece plus minus a few months. So I am betting, हमने तो अपना नेट भी बढ़ा लिया 3-4%, हम तो मार्जिन पे ऐसे काम करते रहते हैं, बाकी हमारा बेस तो वही रहता है। हम तो कहते हैं कि ग्रीस की प्रॉब्लम जो है फॉर द मोमेंट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड। तो फिर ऐसे में फाइनली ये समझा जाए कि ग्रीस का संकट और बाजारों को नहीं गिराएगा, और ग्रीस को लेकर जो दूसरा डर ही लोगों को ये लग रहा था कि ये इस तरह की डिफॉल्ट की प्रॉब्लम स्पेन, इटली, पोर्चुगल, दूसरे देशों में फैलेगी, वैसा डरने की जरूरत नहीं है? तो नहीं होगा जी, अभी एकदम नहीं होगा ये सब। अभी मुझे लगता है आप एक और तरीके से सोचिए, द फैक्ट कि जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन आर विलिंग टू बी टफ ऑन ग्रीस एंड इफेक्टिवली से कि अगर आपने नो वोट किया तो आप बाहर चले जाओगे, इसका मतलब उनको भी पता है कि अभी बाकी जगह में कंटेन्ड है, अदरवाइज वो भी डेस्परेट हो जाते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्लम ग्रीस इटसेल्फ विल एक्सेप्ट, बिकॉज आप बताइए ना चॉइस क्या पब्लिक के पास इस समय, पब्लिक क्या करे, वो लॉन्ग टर्म बातें करे या अपना बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो छोड़ दे। सो इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको किसी का वोट खरीदना हो, कितने रुपए आपके हिसाब से किसी को आप कैश दे तो वो आपकी तरफ वोट कर देगा, इसमें आपको कुछ नहीं देना है, इसमें आपने उसके पैसे ले लिए हैं और कह रहे हैं वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड एवरीबडी नोज कि अगर इस हफ्ते में खाली आप 60 यूरोस पर डे विड्रॉ कर सकते हैं पर डे, तो अगले हफ्ते में 60 भी नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच एक्चुअल यूरोज द सिस्टम विल हैव। तो पब्लिक कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है लॉन्ग टर्म में इट्स गुड और बैड, दे कैन बी फील बैड अबाउट इट, उनको दुख हो, उनको बुरा लगे, उनको लगे हमें किसी ने आर्म ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन बॉटम लाइन है आप अपना बैंक अकाउंट ही छोड़ देंगे क्या इसके लिए? तो ये तो सिंपल मैं तो ये लॉजिक लगा रहा हूं, बट आई एम सेइंग इसमें ओवर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की जरूरत है कि आज शेयर खरीद ले और आपका 1% बन जाएगा, 2% बन जाएगा, मंडे को क्या हो जाएगा? आप मंडे को खरीदने क्या हो गया, 2%, 1% ऊपर हो जाएगा, इंडियन मार्केट कुछ 5% होना पड़ जाएगी, इस पॉइंट पे इंक्रीज में प्रॉब्लम अवॉइड हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 5% आपको मिलेगा मंडे को, मे भी आधा %, 1% और मिल जाएगा। तो आज ओवर एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, वीकेंड के प्लान बनाइए, मंडे को आकर आराम से सोचिए, बट जनरली आई डोंट थिंक दिस विल बी अ बिग सीरियस नेगेटिव। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ग्रीस की चिंता में खुद टेंशन ना पाले, लेकिन यूएस क्या रवैया अपनाएगा इस पूरे यूरोप में जो माहौल उभर कर आ रहा है, क्या वो रेट बढ़ाते हुए नजर आएंगे अगली बैठक के बाद, या फिर आपको लग रहा है उनको दोबारा सोचना पड़ेगा? क्या इस पर भारतीय बाजार ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसकी हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं? आपको चिंता होनी नहीं चाहिए जी, हमें किस बात की चिंता है, हमारा देश बढ़िया कर रहा है। अमेरिका का जो पहला 0.25% इंटरेस्ट रेट, जो कोई कहता है सितंबर, कोई कहता है दिसंबर, अगर आप सोचिए 1.25 साल से यही कहानी चल रही है, जिस दिन वो 0.25% बढ़ेगा उस दिन या अगले दिन मेरे हिसाब से मार्केट वर्ल्ड वाइड विल बी अप, बिकॉज इट वुड शो कि नाउ वी आर गेटिंग अ बेटर इकोनॉमी। आप उस वक्त तक नर्वस होते रहिए, ना होते रहिए, बट समथिंग जिसमें ओवर डिस्कशन हो जाए, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है, वो भी 3-3 महीने 6 महीने के इंस्टॉलमेंट के बाद, उसका इवेंट आई थिंक विल बी इररिलेवेंट। ये सब चीजें पहली बार के लिए होती हैं। अभी आप देखिए गंदे रिजल्ट्स आते हैं लोगों के, लोग कहते हैं ठीक है जी हमें पता था, तो हमें पता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में, नथिंग इज कम्स आफ्टरवर्ड्स कि जब हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा उस दिन। आई थिंक दिस इज ओवर एनालिसिस, बिकॉज क्या करें, हमारे बिजनेस में स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो करें क्या बेचारे रोज सुबह उठ के, और एंड चैनल्स भी होते हैं आप बिजनेस चैनल्स, करें क्या? तो रोज नई कहानी बनाते हैं, तो हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने हमारी मार्केट में पैसे डालते हैं वो डाल रहे हैं, जिन्होंने नहीं डालने वो। समीर सर, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ओवर एनालिसिस होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर भाव कांस्टेंट है तो व्यू भी कांस्टेंट है, भाव बदलेगा तो व्यू बदलेगा। करेक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ओवर एनालिसिस ना करें। अगर आप बिग पिक्चर में, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी पिक्चर की स्टोरियां छोड़ें आपको पता है कि हमारी कंट्री में स्टेट ओन्ड कंपनीज जो है वो कोई पसंद नहीं करता, सबसे ज्यादा मैं ही पसंद करता, करेक्ट? PSUs, राइट।
उसमें एक PSU है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरे पास नहीं है ना, मैं रेकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको खाली स्टोरी सुना रहा हूं। तो लास्ट 20 सालों में इन डॉलर टर्म्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे से ज्यादा रही है। 20 साल की बात हो रही है। 20 साल तो मिस्टर वॉरेन बफेट भी नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म नहीं है। तो हमारा PSU बैंक, जिसको हमारी कंट्री में तो कोई पसंद ही नहीं करता, ना PSU कैटेगरी को, ना उसके अंदर फाइनेंशियल्स को, और हम तो अपने आप हमने कभी नहीं खरीदा, या पहले थोड़े दिन खरीदा था 19 में, बट जनरली नॉट। उसकी परफॉर्मेंस बर्कशायर हैथवे से ज्यादा रही है 20 साल के लिए। तो पॉइंट इज, हमारी कंट्री की अपॉर्चुनिटीज को वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी से कंपेयर ना करें। हमारी कंट्री में जो रिटर्न ये म्यूचुअल फंड्स ने बनाए हैं 20-20, 25-25%, 10-10, 20-20 सालों के लिए, वर्ल्ड अपना राइट आर्म दे देगा फॉर दैट परफॉर्मेंस इफ दे हैड दैट कॉन्फिडेंस। ये पैसे बन रहे हैं फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन आवर मार्केट, बट एक्चुअल रिटर्न्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट इन इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। अब आप देखिए चाइना में, चाइना का किसी ने ट्वीट भेजा कि चाइना का जो प्रोडक्ट है, चाइनीज स्टॉक मार्केट है या बुल मार्केट, दोनों एक ही साल चलते हैं। तो अब पिछले महीने अगर मैं आपके चैनल पे आता, फॉर्चुनेटली मैं गया हुआ था, तो आप कहते हैं कि चाइनीज मार्केट बढ़ गई, अब क्या होगा, अब सारे पैसे चाइना चले जाएंगे। अब एक महीने में 25% गिर गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो निकाल ही नहीं पाए लोग वहां से। अगर इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, अगर नहीं एक्सेप्ट करना तो आप जितने मर्जी एक्सक्यूजेज, जितने मर्जी रिसर्च और एनालिसिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर समीर साहब, फिर ये बताएं कि इस लेवल पर इंडिया में हम जब 8500 पर आ गए, काफी समय से लोग यही बात कर रहे थे कि 8000, 8500 ये रेंज है जी, और उस रेंज के हम हायर एंड पर आ गए। तो इस वक्त आप बाजार पे क्या है, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल? बुलिश। पहली बात तो है कि कई लोग नेचुरली बुलिश होते हैं, मैं उस कैटेगरी में हूं। तो कई लोग नेचुरली बेरिश होते हैं, वो पैदाइशी रोंदू होते हैं। तो हम क्या करें, हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, हु आर विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, नॉट पीपल हु विल ऑलवेज लुक फॉर एवरी एक्सक्यूज कि भाई ये तो कुछ गलत हो गया इस वर्ल्ड में। अभी हमने तो जी नौकरी ऑफर कर दी तो अब पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी हो गया, ये जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जो आदमी हर चीज को नेगेटिवली लेगा उसका कोई इलाज नहीं है। बट फॉर एनी नॉर्मल गाय, व्हाट आर द पॉजिटिव्स? द पॉजिटिव्स आर दैट एक तो एक साल से मार्केट नहीं चली, जिसको सोचना है, क्योंकि इंडेक्स की बात करें तो नहीं चली, वैसे बड़े स्टॉक्स चले हैं, 50-60% इंडेक्स बढ़ गई है लोगों की। बट अगर आप सोचे इंडेक्स के लेवल पे तो मार्केट नहीं बढ़ी, तो खुश, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट 3 कट हो गए। नंबर 3, गवर्नमेंट के पास, इफ यू सी द रेवेन्यूज फॉर द फर्स्ट 2 months, अप्रैल एंड मे, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आर मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड, एंड देयरफॉर दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन 2 or 3 सेक्टर्स, अपना रोड, रेल, जो भी कहे, पावर ट्रांसमिशन वगैरह। उसके बाद वर्ल्ड में ये समझ आ गई कि चाइना हमारे पैसे नहीं ले रहा है 1-2 साल। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग चल रही है, नहीं चल रही है, उसमें भी है कि for 1 year it does not work, and today the expectations, at least for the first 1 or 2 quarters, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। For the year they are high, but मुझे लगता है कि वो अगर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अगर वो 3 महीने डिले हो गई तो वो अगले साल में सारे आपको दे देंगी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स लाइक अ स्प्रिंग जिसमें आपने 2-3 साल से कंप्रेस किया हुआ है, यू कैन नॉट डू इट बियॉन्ड अ पॉइंट। अनदर थिंग इज कमोडिटी कॉस्ट नहीं बढ़ी, ऑयल बाद में नहीं बढ़ा, वो गिरने के बाद थोड़ा बढ़ा है, बट स्टिल वेरी 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 कंफर्टेबल फॉर इंडिया। तो अब आप क्या ओवर एनालिसिस करेंगे इसके बाद? ओके समीर, मुझे याद है आपने मार्च में कहा था कि ये मार्केट आसानी से 15% के रिटर्न्स दिखाएगा। आसानी से तो पता नहीं, लेकिन आप 15% कहेंगे अब भी डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी बन पाएगा? अगर आप ईयर बोलते हैं, मतलब व्हेन वी से 15% ओवर अ ईयर, वो तो हम हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ नॉर्मली ओवर द लॉन्गर टर्म आर अराउंड 15% इन ईपीएस टर्म ओवर लॉन्गर पीरियड। वो आप बॉटम अप देखिए तभी भी 15 निकलता है कि भाई जीडीपी से 6-7%, उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर दे 5% भी तो 12-13 हो गया। तो कॉर्पोरेट इंडिया डज अ लिटिल बेटर देन द ओवरऑल इंडिया, बिकॉज उसमें स्लोअर ग्रोथ सेक्टर्स कम रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। सो 15% बॉटम अप से मोटा माटी हमेशा निकलता है, टॉप डाउन से भी लास्ट 15-20 ईयर्स अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे 15% के करीब निकलेगा। सो अगर आपको लगे कि पी लेवल्स आर मोर और लेस प्लस माइनस, विच नोबडी नोज एग्जैक्टली कि 15 होना चाहिए कि 16 होना चाहिए, इस साल की बात कर रहे हैं, अगले साल की कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। सो ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट इन जनरल, अनलेस की कोई
टॉप ऑफ द साइकिल या बॉटम ऑफ द साइकिल ऑफ वैल्यूएशंस का। जैसे कि लास्ट ईयर या December 13 एंड अर्ली पार्ट्स ऑफ 14 हम कहते थे 50% रिटर्न होगा, वो 50% रिटर्न इंडेक्स का नहीं हुआ लेकिन मार्केट का हो गया, बिकॉज कई स्टॉक्स वर वेरी बैडली हिट एंड उनका अभी भी होप कम लग रहा है। इवन द न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट से मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स को काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या हो रहा है, एंड देयरफॉर इंडेक्स में थोड़ा मुश्किल है। बट इंडेक्स के आप ऑब्वियसली बैड सेक्टर्स को हटा दे तो अभी भी 15-20% बनेंगे। अगर आप अभी भी रियल एस्टेट को हटा दे, कोई प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ओरिएंटेड को हटा दे, कोई ब्लैक मनी बेनिफिशियरी को हटा दे, या कोई ऐसी कंपनीज को हटा दे जिनकी वेरी अग्रेसिव बिडिंग हुई है स्पेक्ट्रम के लिए, कोल के लिए, जिनको ऑब्वियसली नुकसान हुआ है फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द न्यू सिस्टम एंड एनवायरमेंट, नॉट नेसेसरली न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज बट इवन ओल्ड गवर्नमेंट की लास्ट टर्म की पॉलिसी, लास्ट 1 or 2 years की, उनको तो ऑब्वियसली दे कांट ग्रो सो इजीली, दे आर द वंस जिनको नुकसान हो रहा है। बट रेस्ट ऑफ इंडिया को क्या प्रॉब्लम? सर, ये जो आपने हटाने वाली लिस्ट में एक नाम बोला ब्लैक मनी बेनिफिशरीज को हटा ली, ये कौन से, ये क्या है? ये लॉजिक है कि ब्लैक मनी पे सीरियस अटैक है, देयर इज नो डाउट नाउ, क्योंकि अब उन्होंने वो पॉलिसी कर दी कि आप 60% पैसे दें। अब उसमें सपोज एक्स लोगों ने अग्री कर लिया और वाई ने नहीं अग्री किया, और उस वाई में से 2 आदमी आपने पकड़ लिए और उनको पकड़ के बंद कर दिया, तो जिसके पास भी ब्लैक मनी है इंडिया में अब वो फ्रीज हो जाएगा। आपने कहा कि रियल एस्टेट में इतने पैसे देंगे तो पैन नंबर देना पड़ेगा, गोल्ड खरीदेंगे तो आप 50,000 या 1 लाख, आई थिंक 50,000 में, पता नहीं कितने में है, बट उसमें आपने देंगे तो पैन नंबर होगा। तो ये अब जो ब्लैक मनी किसी के पास घर में पड़ा है वो करेगा क्या? किसकी एनर्जी होगी कि वो जाके पहले वो देखेगा कि मार्केट में कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है, कि कोई खरीद रहा है कि खाली मैं गोल्ड होके जा रहा हूँ कैश लेके, या होटल में पैसे दे रहा हूँ, या 20,000 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, या जो भी, मतलब वेयर इट लुक्स डिस्प्रोपोर्शनेट, बिकॉज दैट मनी इज फ्रोजन अकॉर्डिंग टू मी नाउ, फ्रोजन। इट इज लाइंग इन योर हाउस बट यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, बिकॉज हु विल टेक इट टू द मार्केट? 2 पॉइंट टेकन है समीर जी, लेकिन आपने अर्निंग्स की भी बात की, क्या आपको लग रहा है अर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर दिखने लगी है? क्योंकि चिंताएं अभी भी कॉर्पोरेट इंडिया जाहिर कर रहा है, चाहे वो ऑर्डर फ्लो के लिहाज से हो या फिर अगर आप रिसेंटली टेक कंपनियों का ही एग्जाम्पल ले लें कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में दबाव रहेगा, तो अर्निंग्स को लेकर क्या 3rd क्वार्टर ऑनवर्ड्स ही बुलिश रहना ठीक है? नहीं, अभी नहीं, एकदम नहीं, बट या मे बी बाय, बट व्हाट आई थिंक इज कि अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द मार्केट एज अ होल विल नॉट ड्राइव द मार्केट, बिकॉज कईयों को नुकसान हुआ, कईयों को फायदा। बट मैं ये आपको अलग से मैं कहना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया को कुछ नहीं पता होता अपनी कंपनी के बारे में, दूसरी कंपनियां तो छोड़िए, अपनी कंपनी के बारे में भी किसी को नहीं पता होता, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो ओनर हो। आई विल गिव यू एग्जांपल, अगर आप आईटी सेक्टर में लें तो आईटी सेक्टर में खाली मतलब क्वार्टरली जब गाइडेंस होती है तो बाय द टाइम वो गाइडेंस आती है तो उस क्वार्टर के भी 20 दिन खत्म हो चुके होते हैं। नॉर्मली 15-20 को आप रिजल्ट देते हो ऑफ द न्यू क्वार्टर, और आपको करेंट क्वार्टर की गाइडेंस देनी होती है। दैट मीन्स खाली 2.5 months आर लेफ्ट ऑफ दैट क्वार्टर। सेकेंडली, आईटी बिजनेस में आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स मिलते हैं, इन द सेंस कि अनलाइक इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, फिर वो इन्वेंट्री में गया, फिर वो सेल में चला गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, बट नोबडी नोस कि एंड कस्टमर ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। इन आईटी यू नॉर्मली वर्क अगेंस्ट एन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज फॉर 1 month, इट कांट बी फॉर 10 days कि आज आपको ऑर्डर मिल गया कि कल आप सुबह मेरा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर देना या मुझे ये फीचर चाहिए। तो इट वर्क्स अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। उसके बावजूद भी आईटी वाले करंट क्वार्टर की गाइडेंस ठीक नहीं दे पाते हैं। तो जिसको करेंट क्वार्टर की गाइडेंस नहीं समझ आती उससे जाके पूछे कि आपका क्या व्यू है। बॉटम लाइन इज आपको टॉप डाउन थिंकिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजों से अर्निंग्स ग्रोथ होती है। वो होती है कि जी देयर इज अ रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, वो तो हमें समझ आ गई बिकॉज गवर्नमेंट के पैसे हैं वो खर्च रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन कम है, देयरफॉर कंज्यूमर विल हैव मोर मनी। आपको समझ आ जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, दैट मीन्स हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है या रिलेटिव। तो इससे बिग पिक्चर समझ आएगी। अब उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट कैनॉट बी कि 5-6 मैक्रो एलिमेंट्स आर इन प्लेस बट नोबडी विल ग्रो। ये हो ही नहीं सकता ना, अनलेस आपको भी सारे मैक्रोज डोंट चेंज सो इजीली।
माइक्रो में तो एक आदमी को एक ऑर्डर दीजिए, वो सडनली कहता है मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, एक ऑर्डर खींच लीजिए बड़ा दुखी लगने लग जाता है, उसके व्यू का कोई वैल्यू नहीं है। आप 2007 एंड में पूछिए आईटी इंफ्रा कंपनी से किसी को पता लगा था कि क्या होगा, या 99 में आईटी कंपनीज को पता लगा था क्या होगा, कुछ नहीं पता लगता है। एक ऑर्डर गवर्नमेंट का L1 को मिल गया तो उनकी तो लाइफ चेंज हो जाती है। डोंट वरी अबाउट ईच गाय क्राइंग, एंड एनीवे दे विल क्राई, बिकॉज उनको हर वक्त ही कुछ गवर्नमेंट से चाहिए, हर वक्त ही कुछ गवर्नमेंट से चाहिए। आप तो भी हो जाएंगे फिर भी आपको गवर्नमेंट से चाहिए। मैं यही सोच रहा था समीर सर, फिर जब कंपनी के मैनेजमेंट को पता नहीं चलता क्या हो रहा है उनकी कंपनी, तो आप लोगों के लिए शेयर खरीदना कितना मुश्किल होता होगा? हाँ, मुश्किल नहीं होता ना, बिकॉज आपको थीमेटिकली देखना है फर्स्ट, थीमेटिकली के बाद आप सिलेक्शन करें। नंबर 1, डू वी एग्री कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है दे हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट स्टेट ओन्ड बैंक्स, बिकॉज स्टेट ओन्ड बैंक्स के पास पहले तो इंटरफेरेंस वगैरह होती थी, वो अलग बात है, वो क्या कहते हैं अच्छे लोगों को हायर नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट गिव कॉम्पेंसेशन ऑफ मार्केट लेवल। ये डू वी एग्री? सेकेंडली, डू वी एग्री कि पीएसयू बैंक्स या पीएसयू में कंपनीज में देयर इज इंटरफेरेंस, भाई उसमें थ्योरेटिकली देयर कैन बी मोर करप्शन, बिकॉज अगर आप एम्प्लॉय को पैसे ठीक नहीं दोगे तो कहीं और से करेगा। नंबर 4, डू वी नो कि कैपिटल उनके पास कम है इस समय, तो लोन कैसे देंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आप थीमेटिकली कहेंगे ठीक है ये चीज, अब थीमेटिकली चीज है, उसके बाद आप थोड़ी रिसर्च करें, बट डोंट वरी कि इस क्वार्टर में होगा कि अगले क्वार्टर में। डू वी एग्री कि इस समय नजर नहीं आ रहा है कि रियल एस्टेट में बहुत बुरे हाल है सेपरेटली, और साथ में ब्लैक मनी पे अटैक है। अब आप कोई मानने को तैयार है कि इंडिया में ब्लैक मनी से रियल एस्टेट की प्राइसेस इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं? सबको पता है। डजंट मैटर कि एक पर्टिकुलर कंपनी वाला क्या कर रहा है, या एक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, या एक सिटी में क्या हो रहा है। डू वी बिलीव कि ब्लैक मनी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां यूज होता है? तो उससे दूर रहो भी थोड़े दिन। इसमें ओवर एनालिसिस इज एट अ कंपनी लेवल, बट फर्स्ट गेट द बिग पिक्चर राइट। द बिग पिक्चर फॉर इंडिया इज वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद कोई गलती हो सकती है चूजिंग वन स्टॉक और द अदर, बट ब्रॉडली स्पीकिंग सम थिंग्स आर क्लियर एंड सम थिंग्स आर कंफ्यूजिंग एंड सम आर बैड। तो जो पहले सिंपल इजी बात है उसको तो करिए। परफेक्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने की, लेकिन समीर सर चूंकि आप बुलिश हैं और मार्केट में आगे के जो ट्रिगर है, एक बड़ा ट्रिगर जिस पर हमारी नजरें जो 21 जुलाई से अब मॉनसून सेशन शुरू होगा, पिछली बार मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कि पिछली बार करेक्शन की जो शुरुआत हुई थी वो पार्लियामेंट सेशन के साथ हुई थी, और इस बार भी कोई खास उम्मीद तो है नहीं कि काम हो पाएगा। एक्चुअली दैट इज द वन नेगेटिव। हाँ, ये स्पेसिफिक बात हुई, करेक्ट। इसमें अब इशू हो गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू फाइट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, एंड दैट विल बी अ नेगेटिव, एंड उसका यस, सो ये नहीं ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर लॉन्ग शॉट, बट इन जनरल दैट इज ट्रू कि आई होप कि ये ओवरली वो ना करें। द ओनली थिंग व्हिच आई ट्वीटेड यस्टरडे आल्सो इज कि कल 2-3 आर्टिकल आए कि कॉर्पोरेट सेक्टर को तो ये करंट जीएसटी बिल पसंद ही नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं कि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या 1% का टैक्स है, क्या क्या चीजें। मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं करता अभी, क्योंकि एंड तक बड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, बट एज ऑफ टुडे इट लुक कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पसंद ही नहीं है वो जीएसटी का बिल जो अभी प्रेजेंट हो रहा है। कल आप देखिए, कल के पेपर में भी है, बट अदरवाइज बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर थिंकिंग जीएसटी इज पॉजिटिव, ये कंफ्यूजन है, उसके लिए करेक्ट आई एग्री, बट व्हाट आई एम सेइंग इज तो फिर ऐसे में पार्लियामेंट से पार्सल ऑफ अ मार्केट की कभी भी क्लैरिटी नहीं होगी, और कभी भी एक्चुअली सब कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं तो कि कभी भी ऐसा दिन होगा क्योंकि जिस दिन हर चीज की पॉजिटिव क्लैरिटी होगी उस दिन वैल्यूएशन बड़े हाई होंगे। राइट। तो इसलिए दिस इज पार्ट एंड पार्सल, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। 5 स्टॉक भी होने चाहिए, 25-40 स्टॉक होने चाहिए एटलीस्ट फंड वाले टाइप के उसमें इन्वेस्टमेंट में, बट ब्रॉडली ऑफ कोर्स देयर विल बी एवरी डे। तो समीर सर आखिरी सवाल आपसे ये कि फिर जैसे जैसे आप 21 जुलाई के नजदीक पहुंचेंगे, क्या थोड़ी अपनी तेजी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसमें शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी बढ़ाएंगे हेजिंग के लिहाज से, क्या करेंगे? वो कर सकते हैं, वो हम ये नहीं कह रहा, वो हम कर सकते हैं, वो तो हम ऐसे मूड खराब होता है हम कर लेते हैं, उसको छोड़िए। बेसिकली जो हमारा कोर पोजिशन है, that core position is quite high for being a hedge fund, which is around 60% net. हमारी पब्लिक का कोर पोजीशन होता है 5%, तो हम 60 को कभी 65 कर लेते तो हम कहते हैं बड़े ज्यादा बुलिश हो गए, 55 कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस सब में मार्जिनली नेगेटिव है। जैसे म्यूचुअल फंड की कोर पोजीशन से 95 होती है या 90 होती है, दैट मीन्स वो 3-4-5% कैश रखते हैं, और उसको कभी 8 करके कहते हैं कि हम नेगेटिव हो गए, 2 करके कहते हैं बुलिश हो गए, हम वो 90-95 को 60 को गिनते हैं। सो इसलिए आप उस
बैकड्रॉप से हमारे बुलिशनेस और बेरिशनेस को समझें। तो चलिए आज yes, that is one negative. Let's hope कि कांग्रेस realizes the mood कि you can't, इसमें ब्लैकमेलिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इनको फायर कीजिए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसी। राइट, तो चलिए आज तो आपका मूड अच्छा है, उस मूड ने बात करते करते 15-20 पॉइंट निफ्टी को बढ़ाया ही है, तो आप अपना मूड अच्छा रखिए। निफ्टी 8,500 के पार निकले, पार्लियामेंट सेशन में काम हो। समय सर यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे लिए वक्त निकालकर इन तमाम मुद्दों पर, बाजार पर और आगे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहद मजबूत है बाजार, 150 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी 40 अंक मजबूत, 8,500 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ। और पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि आगे आपके लेकर आएंगे सौदा आपका। नमस्कार।